हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम हिंदी ग्रामर में हिंदी व्याकरण में समास के बारे में पढ़ेंगे। समास के 6 भेद होते हैं बच्चों। उसका 1 बाय 1 सबका अभ्यास करेंगे और उसके ऊपर जो अभ्यास कार्य आपको दिए हैं उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए। समास, सबसे पहले हम समास की व्याख्या देखेंगे, डेफिनेशन। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक शब्द आते हैं, अधिक वर्ड आते हैं, तो उसको मिलाया जाता है, उसको ज्वाइन किया जाता है और एक संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है। संक्षिप्त यानी शॉर्ट वर्ड। ओके, और उसी प्रक्रिया यानी उसी जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। नीचे आपको उदाहरण दिया है, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो देखिए, उदाहरण में दिया है माखन को चुराने वाला। तो यह एक पूरा सेंटेंस है, वाक्य है। इसमें एक से ज्यादा शब्द आए हुए हैं, दो या दो से ज्यादा शब्द आए हुए हैं और इसी वाक्य को हमने क्या किया है? संक्षिप्त बनाकर यहाँ पे लिखा है। सारे शब्दों को एक साथ ज्वाइन करके यहाँ पे लिखा है कि माखन को चुराने वाला माखन चोर। तो यह जो शब्द है माखन चोर, यह संक्षिप्त पद है। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं? समस्त पद भी कहते हैं। जब समास करते हैं हम दो या दो से अधिक शब्दों का जब समास करते हैं तब ऐसे शॉर्ट वर्ड आता है, तो इसी वर्ड को क्या कहते हैं? समस्त पद। तो पद, देखिए पद ये किसे कहते हैं अभी समझ लीजिए बच्चों। पद ऐसे शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों में एक से अधिक शब्द ज्वाइन किए जाते हैं। जैसे इसमें देखिए, माखन चोर में आपको दो अलग अलग शब्द दिखाई देंगे, माखन और चोर। तो दो या दो से अधिक शब्द एक साथ जुट जाते हैं, उस वक्त वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पद। इसीलिए समास की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो संक्षिप्त शब्द हमें मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे देखिए, समस्त पद। तो समस्त पद के बारे में मैंने आपको लास्ट पेज पे ही समझाया है बच्चों कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो संक्षिप्त रूप का हम जो शब्द बनाते हैं, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो वह जो शब्द बनता है, छोटा शब्द जिसको शॉर्ट करके बनाते हैं हम, उसी शब्द को समस्त पद कहते हैं। ओके, तो देखिए, सामासिक प्रक्रिया द्वारा बने हुए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। तो वह सामासिक प्रक्रिया है जिसको हम सेंटेंस को शॉर्ट वर्ड में लिखते हैं। ओके, तो आगे देखिए, इन्हें सामासिक शब्द भी कहा जाता है। तो समस्त पद को ही क्या कहा जाता है? सामासिक शब्द कहा जाता है। ओके, आगे देखिए, प्रत्येक समस्त पद में कम से कम दो शब्द होते हैं। तो प्रत्येक जो समस्त पद होते हैं उसे कम से कम दो वर्ड्स तो होते ही होते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। तो देखिए, उत्तर पद और पूर्व पद आपको उदाहरण के साथ समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण देखिए, यहाँ पे भरपेट, यह समस्त पद है बच्चों। तो सामासिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ यह शब्द है भरपेट। इसका अगर विग्रह किया जाए तो पेट भरकर ऐसा होता है। इसमें 3 वर्ड्स आ गए, यानी मोर देन 2 वर्ड्स हो गए। तो इसको हमने शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया भरपेट। तो भरपेट ये क्या हो गया? समस्त पद हो गया। तो ऊपर देखिए, समस्त पद में आपको कम से कम दो शब्द मिलते ही मिलते हैं। तो यहाँ पे भर और पेट, यह दो शब्द है इस सामासिक शब्द में, यानी समस्त पद में आपको दो शब्द दिख रहे हैं। तो यह जो पहला शब्द है उसे कहेंगे पहला पद और यह दूसरा शब्द है उसे कहेंगे दूसरा पद। तो पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। तो यहाँ पे भर क्या हो गया? पूर्व पद, और पेट जो है यह क्या हो गया? उत्तर पद। ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल, चाणक्य रचित, तो इसमें चाणक्य हो जाता है पूर्व पद यानी फर्स्ट आया हुआ है, यह वर्ड इसलिए पूर्व पद, और उत्तर यानी बाद में जो वर्ड आता है उसे कहते हैं उत्तर पद, तो रचित हो गया उत्तर पद। ओके, आगे देखिए, समास विग्रह, तो समस्त पद में आए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो जो सामासिक पद है, समस्त पद है, तो उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया को, जो प्रोसेस है अलग अलग करने की, तो उसे ही समास विग्रह कहते हैं। और समास विग्रह के जो अलग अलग शब्द होते हैं उसको एक साथ लाने की प्रक्रिया को कहते हैं समास। ओके, समझ में आया? तो समास विग्रह का हम यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। चाणक्य रचित, तो यहाँ पे देखिए उसका विग्रह होगा चाणक्य के द्वारा रचित, तो यह क्या हो गया, चाणक्य रचित का समास विग्रह हो गया। चाणक्य रचित यह क्या है, समस्त पद है और उसका विग्रह हो जाता है चाणक्य के द्वारा रचित। और यह जो सेंटेंस है, यह जो विग्रह है, इसको अगर हमने समास बना दिया तो समस्त पद बन जाता है चाणक्य रचित। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट। तो इस पर ही समास के भेद पढ़ेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है अव्ययी भाव समास, सेकंड तत्पुरुष समास, थर्ड द्विगु समास, फोर्थ द्वंद्व समास, फिफ्थ नंबर में जो आएगा कर्मधारय समास, और सिक्स्थ नंबर पे बहुव्रीहि समास। इस तरह समास के 6 भेद है, उसको हम अभी सबके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। चलिए, तो पहला पद जो है, पहला समास है वह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, उसकी व्याख्या देखिए। जिस समास के समस्त पदों में पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है और समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो समास, जिस समास बनाने के बाद समस्त पद आपको अभी लास्ट समझाया है, तो समस्त पद में जो पहला पद है, जो फर्स्ट पद है, वह प्रधान होता है। जो फर्स्ट वर्ड आता है वह मेन होता है यानी प्रधान होता है, तथा अव्यय होता है। अव्यय यानी अविकारी होता है। ओके, तो अव्यय का मतलब समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पे अव्यय यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उन शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आप उसमें लिंग में परिवर्तन कीजिए, कारक डालिए या वचन बदलिए, फिर भी उन शब्दों में कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। तो अव्यय भाव समास में जो समस्त पद होता है, उसमें पहला पद यानी जो फर्स्ट वर्ड जो होता है, तो वह हमेशा क्या होता है, अव्यय होता है, यानी अविकारी शब्द होता है। और जब पूरा समास बन जाता है, जब पूरा समास हो जाता है, तो पूरा पद अव्यय बन जाता है। ओके, यानी जो दूसरा पद होता है वह भी जब समास बनाने के बाद में क्या हो जाता है, वह भी अव्यय शब्द बन जाता है। अव्यय पद, पूरा पद अव्यय बन जाता है, तो उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। ओके, तो उदाहरण देखिए, भरपेट, पेट भरकर, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, बेकसूर, बिना कसूर के, अजन्म, जन्म भर। तो यह क्या हो गए, यह अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हो गए। ओके, यह क्या है, सारे भरपेट, हाथों हाथ, यह सारे समस्त पद है और यहाँ पे उसका विग्रह किया हुआ है। पेट भर यानी भरपेट यानी पेट भरकर, हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में। ओके, बेकसूर यानी बिना कसूर के, अजन्म, जन्म भर। ओके, तो और एक थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिक है समझने की, आप आसानी से इन अव्ययी भाव समास को आसानी से समझ सकते हो। उसमें पहला है कि इनमें कुछ शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगकर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेट, यह शब्द जो है भर पेट, तो भर यह क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है बेकसूर, यहाँ पे बे जो है यह उपसर्ग है। अजन्म, अ जो है उपसर्ग है,
तो अव्ययीभाव समास में कुछ शब्दों में क्या होते हैं, उपसर्ग लगाकर आते हैं। उदाहरणार्थ आ, भर, अनु, नीर, प्र, प्रति आदि ऐसे उपसर्ग जो है वह इसमें लगाकर आ जाते हैं। तो इसलिए इसी वजह से हम अव्ययीभाव समास को, जो शब्द होते हैं अव्ययीभावी समास के, उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या लगे हुए होते हैं, उपसर्ग लगे हुए होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए सेकंड भेद जो है वो समास का तत्पुरुष समास। व्याख्या देखिए, जिन समस्त पदों में उत्तर पद प्रधान होता है उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। जो समस्त पद हमने सामासिक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हुए होते हैं, उनमें जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद यानी जो सेकंड वर्ड आता है उस पद में, समस्त पद में वह जो सेकंड वर्ड है वह प्रधान होता है, यानी मेन होता है, तो उन्हीं को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ओके, समास में समस्त पदों के बीच आए हुए कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझने के लिए देखिए बच्चों, तत्पुरुष समास में जब हम समास करते हैं, समस्त पद बनाते हैं, उस वक्त कारक चिन्ह जो है कर्म कारक को, करण कारक से, संप्रदान कारक के लिए, से, का, की, के, ऐसे जो कारक चिन्ह है उनका लोप हो जाता है, यानी वह शब्द गायब हो जाते हैं जब हम तत्पुरुष समास बनाते हैं। लेकिन जब हम तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं, समस्त पदों का, तत्पुरुष समास के समस्त पदों का जब हम विग्रह करते हैं, तब यह कारक चिन्हों का उपयोग होता है। ओके, नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उससे आप समझ जाओगे बच्चों। देखिए, राजा का महल, राजमहल, तो इस राजमहल क्या हो गया, समस्त पद बन गया। तो राजा का महल, यह अनेक शब्दों के साथ मिलने के बाद हमने समस्त पद बना दिया, वह है राजमहल। ओके, तो इसमें देखिए राजा का महल, तो महल जो है यह क्या हो गया, प्रधान पद हो गया, यानी उत्तर पद है। महल क्या है, उत्तर पद है, तो उत्तर पद प्रधान हो जाता है तत्पुरुष समास में। तो राजा का महल, राजमहल। सेकंड देखिए, राजा का पुत्र, राजपुत्र, तो यहाँ पे जो सेकंड पद है यानी उत्तर पद है यह प्रधान है, पुत्र, तो इसलिए राजा का पुत्र, राजपुत्र। ओके, तो यहाँ पे अभी देखिए कारक चिन्हों का लोप कैसे होता है। तो पहले देखिए राजा का महल, तो यहाँ पे का, यह जो कारक शब्द आया है वह फर्स्ट पद जो आपको दिखाई दे रहा है पूर्व पद, तो पूर्व पद के साथ आया हुआ है। जो पूर्व पद के साथ लगे कारक चिन्हों को यहाँ से हटाया जाता है जब समस्त पद हम उसका बनाते हैं। तो राजा का महल, तो का यह क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया। तो जब हम शब्द बनाएंगे राजमहल, तब उसमें से का हट जाता है। वैसे ही राजा का पुत्र, तो पहले पद के साथ वह कारक शब्द आता है तो वह गायब हो जाता है, यानी लोप हो जाता है। तो जब हम उसका समस्त पद बनाएंगे उसमें से वह गायब हो जाएगा, और जब समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तब वह शब्द फिर से उसमें आते हैं। ओके, तो देखिए आगे, तो इन समस्त पदों में महल और पुत्र यह क्या है, प्रधान है, प्रधान शब्द है उत्तर पद। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो तत्पुरुष समास में विशेष देखिए क्या होता है। तत्पुरुष समास में समस्त पदों के बीच आए हुए कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। मैंने लास्ट पेज में ही आपको बताया है। तो कारक चिन्ह जैसे को, से, के, का, की, के लिए, में, पर इत्यादि। ओके, जैसे देखिए तत्पुरुष समास में कर्म कारक तत्पुरुष होता है, तो कर्म कारक में को शब्द का लोप हो जाता है। कौन सा को शब्द, यह जो कर्म कारक की जो विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह है को शब्द, तो को विभक्ति का इसमें क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, माखन चोर, यह क्या है, समस्त पद है। तो जब हम उसका विग्रह करेंगे तो दिखाई देगा कि माखन को चुराने वाला, माखन चोर। तो यहाँ पे जो को है यह कारक चिन्ह है को, तो इस शब्द का लोप हो जाता है जब हम उसका समस्त पद बनाते हैं।
ओके, तो विग्रह करने से कारक चिन्ह आते हैं को, का, की, के, लिए ऐसे, और जब हम उसका समस्त पद बनाते हैं तब क्या हो जाता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी कारक चिन्ह गायब हो जाते हैं। सेकंड देखिए, पहला देखिए कर्म कारक को, सेकंड है करण कारक से अथवा के। तो यहाँ पे करण कारक में से अथवा के, यह जो कारक शब्द है उसका लोप हो जाता है जब हम समस्त पद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शक्ति संपन्न, यह समस्त पद है, जब हम उसका विग्रह करेंगे तो शक्ति से संपन्न। तो यहाँ पे जब विग्रह करेंगे तब हमने से इस कारक शब्द को यहाँ पे डाला है, यूज किया है, लेकिन जब हम उसका समस्त पद बनाएंगे शक्ति से संपन्न, यह जो शब्द है इनके जब हम समास करेंगे, समस्त पद बनाएंगे, तब उसमें से यह जो शब्द है कारक शब्द उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, वह शब्द गायब हो जाते हैं। थर्ड देखिए, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, यानी संप्रदान के लिए, तो इसमें इसमें के लिए का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी वह शब्द गायब हो जाते हैं, के लिए। ओके, तो उदाहरण देखिए, रसोई घर, यह समस्त पद है, उसमें रसोई के लिए घर, तो के लिए यह शब्द गायब हो जाता है जब हम उसका समस्त पद बनाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, अपादान कारक में से का लोप हो जाता है, से यह जो चिन्ह है विभक्ति चिन्ह उसका लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, जन्म रोगी, तो जन्म से रोगी, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो जब हम ऋण से मुक्त यह जो शब्द एक साथ मिला के उसका एक ही शब्द बना देते हैं तो हो जाता है ऋण मुक्त। तो यहाँ पे से यह जो कारक शब्द है, कारक वर्ड है, यह गायब हो जाता है जब हम उसका समस्त पद बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है संबंध कारक, संबंध कारक में का, के, की, इन शब्दों का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, गंगा जल, यह समस्त पद है, तो जब हम इस पद का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गंगा का जल। तो का हमने यहाँ पे कारक शब्द का यूज किया है विग्रह बनाते टाइम, लेकिन जब विग्रह का हम समस्त पद बनाएंगे तब हम का शब्द का क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, उसे गायब कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राजपुत्री, राजपुत्री यह समस्त पद है, उसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाता है राजा की पुत्री। तो यहाँ पे की शब्द की, यह जो कारक शब्द है उसका यूज किया है, लेकिन जब हम समस्त पद बनाएंगे तो कारक शब्द गायब हो जाते हैं और राजपुत्री यह शब्द बन जाता है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक तत्पुरुष समास, इसमें अधिकरण में और पर इन शब्दों का लोप हो जाता है, यह शब्द गायब हो जाते हैं। उदाहरण, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, जब विग्रह करने से यह जो शब्द है में, पर, इसका यूज हो जाता है, लेकिन हम यह जो शब्दों का जब हम समस्त पद बनाएंगे तब यह जो विभक्ति चिन्ह है, कारक शब्द है, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो यहाँ पे जब हमने उसका विग्रह किया, समास विग्रह किया, तो पर इस शब्द को इसमें ऐड कर दिया, यानी यह कारक शब्दों का यूज हुआ है विग्रह में, लेकिन इस विग्रह का जब हम समस्त पद बनाएंगे तब हम पर, यह जो कारक शब्द है, इस पर को निकाल देंगे, यानी इसको गायब कर देंगे और शब्द बन जाएगा घुड़सवार, पद बन जाता है घुड़सवार, यह समस्त पद है। ओके, चलिए अभी आगे। तो हमने दो भेद पढ़ लिए, फर्स्ट था अव्ययी भाव समास, सेकेंड था तत्पुरुष समास, और तीसरा भेद जो है अभी द्विगु समास। जिन समस्त पदों में पूर्व पद संख्यावाचक होता है उन्हें द्विगु समास कहते हैं। मीन जो समस्त पद होते हैं उसमें जो पूर्व पद यानी जो पहला पद जो होता है, पहला शब्द होता है, वह हमें संख्या का बोध कराता है, यानी नंबर्स का बोध कराता है, काउंटिंग का बोध कराता है, उसी को हम द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस समस्त पद से किसी विशेष समूह का बोध होता है। तो यह जो समस्त पद है द्विगु समास के,
जो पद होते हैं उसमें हमें किसी ग्रुप का, किसी समूह का साइन मिलता है, पता चलता है, बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए उदाहरण त्रिभुज। तो यहाँ पे त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समूह आपको पता चलता है, ग्रुप पता चलता है। त्रि यानी 3, भुज यानी भुजा, बाजू। तो 3 भुजाओं का समूह यानी ग्रुप। तो यहाँ पे आपको 3 यानी नंबर्स का पता चल रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें फर्स्ट पद में ही यानी पूर्व पद में ही आपको नंबर का बोध होता है। ओके, तो 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज। सेकंड है नवरत्न। तो यहाँ पे नव यानी 9 नंबर का बोध हो रहा है फर्स्ट पद में ही। जो पहला पद है पूर्व पद कहते हैं, तो पहले पूर्व पद में ही हमें नंबर का बोध हो रहा है, इसीलिए आप इसे द्विगु समास आसानी से पहचान सकते हो। तो नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, ग्रुप, 9 रत्नों का, 9 रत्नों का ग्रुप। अष्टाध्यायी, अष्टा यानी 8, 8। तो अष्टाध्यायी, इसका विग्रह देखिए, 8 अध्यायों का समाहार। ओके, नेक्स्ट है सप्तर्षि। सप्त यानी 7, 7 ऋषियों का समाहार। तो इस तरह से द्विगु समास आसानी से पहचान सकते हैं हम, क्योंकि पूर्व पद में यानी जो फर्स्ट उसका वर्ड होता है उसमें से हमें नंबर्स का पता चलता है। ओके, संख्या का पता चलता है, इसलिए हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं। चौथा भेद देखिए समास का, द्वंद्व समास। उसकी व्याख्या देखिए, जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास पहचानने के लिए आप आसानी से पहचान सकते हो। ओके बच्चों, तो जिन समास के समस्त पदों में, जो समस्त पद होते हैं उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी जो पूर्व पद और उत्तर पद जो होते हैं दोनों मेन होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम समास शब्द कहते हैं, यानी द्वंद्व समास कहते हैं। तो देखिए उदाहरण जब देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन में आपको समझने के लिए दिया है कि द्वंद्व समास को कैसे पहचान सकते हैं। तो द्वंद्व समास पहचानने के लिए वहां पे दोनों शब्दों के बीच में आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, जो मार्क दिखाई दे रहा है, यह चिन्ह साइन जो है वह इन शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है, द्वंद्व समास के पदों में इस्तेमाल किया जाता है इस चिन्ह का। और विग्रह करते समय और, या, एवं ऐसे योजक शब्दों का लोप हो जाता है विग्रह करते समय। ओके